हिटलर की गृह नीति। सत्तारूढ़ होते ही हिटलर ने समस्त शक्तियों को अपने हाथों में केंद्रित कर दिया तथा समस्त विरोधियों का दमन करके जर्मनी का नवीनीकरण या नाजीकरण कर दिया। हिटलर ने नई व्यवस्था के अंतर्गत सर्वसत्तावाद को स्थापित किया। इसका आधार एक दल, एक नेता तथा उसका नियंत्रित शासन था। हिटलर ने सर्वप्रथम जर्मनी के संघात्मक स्वरूप को बदलकर एकात्मक रूप प्रदान किया। वर्ष 1933 में एक अध्यादेश द्वारा जर्मनी में सभी प्रांतीय विधानसभाओं को भंग कर दिया गया और नाजी नियंत्रण के अंतर्गत उनका पुनर्गठन किया गया। 14 जुलाई 1933 में एक अध्यादेश द्वारा नाजी दल को जर्मनी का एकमात्र राजनीतिक दल मान लिया गया और अन्य किसी दल का गठन राजद्रोह माना गया। साम्यवादियों की समस्त संपत्ति जब्त कर ली गई। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, पीपुल्स पार्टी और सेंसर पार्टी को तोड़ दिया गया। सभी राजनीतिक दलों को भंग हो जाने से केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी हिटलर सर्वेसर्वा बन गया। इसी समय हिटलर ने यह घोषणा की कि राष्ट्रीय समाजवादी दल ही राज्य है। स्वायत्त शासी संस्थाओं पर भी केंद्रीय सरकार का नियंत्रण स्थापित हो गया। स्थानीय स्वशासन संबंधी अधिकार केंद्र द्वारा नियुक्त अधिकारियों को सौंप दिए गए और स्वशासी संस्थाएं मात्र दिखावा रह गई थी। हिटलर ने सर्वसत्तावादी शासन स्थापित करने के उद्देश्य से सभी प्रकार की नागरिक स्वतंत्रताएं छीन ली। प्रेस, रेडियो, सिनेमा, स्कूलों इत्यादि की स्वतंत्रता समाप्त कर दी गई, जिसके लिए गेस्टापो नामक विशेष पुलिस संगठन कायम किया गया। मजदूरों के संघ मार्क्सवादी सिद्धांत के प्रभाव में होने के कारण तोड़ दिए गए, उनकी संपत्ति छीन ली गई और सभी मजदूरों के लिए एक यूनियन बना दी गई, जिसका अध्यक्ष एक अत्यंत कठोर नाजी नेता था। वैसे हिटलर ने लोक दिखावे के लिए मई दिवस को राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया, किंतु हड़तालों एवं तालाबंदी को पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया। हिटलर के इन प्रयत्नों से उत्पादन में बहुत अधिक वृद्धि हुई। हिटलर ने शिक्षा पद्धति को भी नाजी पद्धति के रूप में ढालने का प्रयास किया। शिक्षा का उद्देश्य ऐसी शिक्षा की व्यवस्था करना था जिसमें नवयुवक राष्ट्रीय समाजवाद की भावना को आत्मसात कर राष्ट्र के योग्य बन सकें। शिक्षा द्वारा जर्मनी के छात्रों के मस्तिष्क में उत्कृष्ट प्रजातीयता के घाव भरे जाने लगे और जर्मन जीवन का आदर्श बन गया। एक प्रजाति, एक भाषा, एक संस्कृति तथा एक नेता। हिटलर ने जर्मनी में राजनीतिक एकता के बाद आर्थिक समृद्धि पर ध्यान दिया। उस समय आर्थिक मंदी का दौर था तथा मुद्रास्फीति एवं बेरोजगारी के कारण जर्मनी की आर्थिक स्थिति अत्यंत शोचनीय थी। हिटलर यहूदियों को अनार्य समझकर घृणा करता था। उसने 1933 ईस्वी में यहूदियों का दमन करने के अभिप्राय से भयंकर दमनकारी कानून बनाए, जिसमें उन्हें वोट देने के अधिकार से भी वंचित कर दिया गया। उसने एक विधि पारित कर सभी यहूदियों को सिविल सेवा से भी वंचित कर दिया। न्यूरेमबर्ग कानून 1935 के द्वारा यहूदियों को नागरिकता से भी वंचित कर दिया गया। यहूदियों के विरुद्ध दंगे छिड़ गए। इस दुर्व्यवहार के कारण अधिकांश यहूदी जर्मन छोड़कर अन्य देशों में प्रवास कर गए। हिटलर ने बड़े बड़े उद्योगपतियों को विश्वास में लेकर विचार विमर्श कर उनकी फैक्ट्रियों में अत्यधिक लोगों को रोजगार देने के लिए तैयार किया। साम्यवादियों और यहूदियों को देश से निकालने के बाद उनके स्थानों पर लाखों बेरोजगारों को रोजगार प्रदान किया गया। आर्थिक विकास के लिए एक 4 वर्षीय आर्थिक योजना पर कार्य प्रारंभ हुआ, जिसमें नए उद्योगों तथा निर्माण कार्यों पर अधिक लोगों को लिया गया। आर्थिक योजना के साथ साथ पुनः सशस्त्रीकरण का कार्यक्रम भी बड़ी तीव्र गति से चलाया गया।
हिटलर ने मानव के व्यक्तिगत जीवन में धर्म की महत्ता को देखते हुए धर्म और नाजी विचारधारा में सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास किया। यही कारण है कि हिटलर ने 1933 ईस्वी में रोमन कैथोलिक चर्च के साथ एक समझौता किया, जिसके द्वारा पादरियों को राजनीति से अलग करके अथवा कैथोलिक चर्च को अन्य धर्मों के समान अधिकार देने की बात स्वीकार की थी। किंतु शीघ्र ही दोनों में मतभेद उत्पन्न हो गया। नाजी सरकार ने कैथोलिक एक्शन नामक संस्था, कैथोलिक युवक आंदोलन तथा कैथोलिक समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगाने और कैथोलिक शिक्षण संस्थाओं पर भी सरकारी नियंत्रण स्थापित किया, जिसे कैथोलिकों ने धर्म संधि का उल्लंघन माना। वर्ष 1935 में अनेक कैथोलिक भिक्षुओं एवं भिक्षुणियों को जर्मनी से अवैध रूप से धन बाहर भेजने का आरोप लगाकर कैद कर लिया गया। 1938 ईस्वी में अनेक कैथोलिक गिरजाघरों में आग लगा दी गई। नाजियों की राज्य की कल्पना में व्यक्ति की एक ही भक्ति हो सकती है राज्य के प्रति, परंतु कैथोलिक लोग रोम के पोप को, जो जर्मनी के बाहर का था, अपना धर्मगुरु मानते थे और उसके प्रति भक्ति रखते थे। हिटलर ने जर्मन जनता के गौरव में वृद्धि करने तथा नाजी राज्य को सुदृढ़ता प्रदान करने के लिए सांस्कृतिक उत्थान के प्रयास किए। इस विश्वास से विद्यालयों और विश्वविद्यालयों में यह शिक्षा दी जाने लगी कि जर्मन जाति उच्च नस्ल की है। विद्यालयों में छात्रों का नाजीवाद आरोपित किया गया। इस प्रकार शिक्षा द्वारा जर्मनी के बच्चों में उत्कृष्ट प्रजातीयता, जर्मन जाति की उत्कृष्टता, अन्य जातियों की विशेषकर यहूदियों की निष्कृष्टता के घाव भरे जाने लगे। इटली व जर्मनी के एकीकरण की तुलना, दोनों में कुछ समानताएं थी। जैसे दोनों ही राज्य अनेक छोटे छोटे क्षेत्रों में बटे हुए थे जहां विदेशी प्रभुत्व मौजूद था, जो कि एकीकरण में बाधक था। इटली तथा जर्मनी में उपस्थित कुलीन वर्ग भी एकीकरण के प्रमुख बाधक था। फ्रांस की क्रांति एवं नेपोलियन की भूमिका ने दोनों ही राज्यों में राष्ट्रीय चेतना को जागने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दोनों ही राज्यों में बौद्धिक वर्ग की उपस्थिति ने भी राष्ट्रीय चेतना को जागृत करने का प्रयास किया। रेलवे तथा औद्योगिक विकास भी एकीकरण में सहायक सिद्ध हुए। दोनों ही राज्यों में कोयले एवं लोहे की उपलब्धता ने औद्योगिक एवं रेलवे के विकास को अत्यधिक प्रेरित किया। दोनों राज्यों का एकीकरण सेडान युद्ध 1870 ईस्वी के पश्चात हुआ। दोनों में कुछ असमानताएं भी थी। वे इस प्रकार से थी: इटली में पोप के राज्य की उपस्थिति तथा वहां शासन प्रणाली को लेकर विभिन्न विचारधाराओं की उपस्थिति एकीकरण में प्रमुख बाधक थी। जैसे मेजिनी गणतंत्र का समर्थक था, वहीं काबूल संवैधानिक राजतंत्र का समर्थक था, जबकि जर्मनी के संदर्भ में ऐसी जटिल स्थिति नहीं थी। फांसीवाद एवं नाजीवाद के मध्य तुलना, दोनों में जो समानताएं थी, दोनों ही सिद्धांत लोकतंत्र का विरोध करते हैं। ये लोकतंत्र को भीड़तंत्र मानते हैं। इनके अनुसार लोकतंत्र गरीबों के शोषण का उपकरण है। हिगेल के दर्शन में विश्वास करने के कारण इनका मानना है कि शाश्वत शांति न तो संभव है और न ही उपयोगी। शांति एक ठहरे हुए जलाशय के समान है, जबकि उन्नति का अर्थ है आगे बढ़ना और बिना संघर्ष के उन्नति संभव नहीं है। दोनों ही सिद्धांत तर्क बुद्धिवाद का विरोध करते हैं। उनके अनुसार जनता को अपने नेता की आज्ञा का पालन आंख मूंद कर करना चाहिए। दोनों ही सिद्धांत मुक्त व्यापार की नीति का विरोध करते हैं। उनके अनुरूप इसके कारण अनेक सामाजिक समस्याएं एवं आर्थिक असंतुलन पैदा होते हैं। दोनों ही सिद्धांत साम्यवादी विचारधारा का घोर विरोध करते हैं। दोनों में कुछ असमानताएं थी। नाजीवाद
एवं फांसीवाद में कई असमानताएं थी। नाजीवाद अखिल जर्मन साम्राज्य का निर्माण। हिटलर ने कहा था कि जर्मन साम्राज्य की सीमाएं संयोग के परिणाम हैं, अतः वे अस्थायी हैं। ये सीमाएं मानव द्वारा बनाई गई हैं और इन्हें मानव ही परिवर्तित करेगा, अतः जर्मनी अपने खोए हुए प्रदेशों की प्राप्ति करेगा। शुद्ध आर्य नस्ल का सिद्धांत। हिटलर ने कहा था कि मानव संस्कृति के विकास का आधार आर्य नस्ल ने तैयार किया है। यह आर्य शुद्ध जाति है, अतः इसे शासन करने का अधिकार है। इसी क्रम में उसने यहूदियों को अनार्य बताते हुए उनका दमन की बात की। रक्त एवं मिट्टी का सिद्धांत। हिटलर ने किसानों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हुए रक्त व मिट्टी का सिद्धांत दिया। उसने किसानों को जर्मन प्रजाति के महान प्रतिनिधि के रूप में देखा और कहा कि इन कृषकों ने जर्मन प्रजाति के श्रेष्ठ गुण विद्यमान हैं। वस्तुतः इसके पीछे हिटलर का उद्देश्य सैन्य आवश्यकताओं की पूर्ति था। चूंकि कृषकों में जन्म दर ऊंची थी, अतः इस वर्ग से सैन्य आवश्यकताओं की पूर्ति आसानी से सुनिश्चित की जा सकती थी।